वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 25 को, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का एप्लीकेशन या उसका इस्तेमाल या प्रयोग। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा जो भी हमने पढ़ा था उसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज़ है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का जो रियल लाइफ में हमारा यूज़ है कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, उसी पे बेस करके ये चैप्टर है। तो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम बहुत सारे हाइट को या ऊंचाई को हम इजीली मालूम कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम बहुत सारे डिस्टेंस को या दूरी को हम इजीली मेज़र कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, मालूम कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम हाइट की बात करें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसका हाइट निकालना आसान नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, 10 तला बिल्डिंग है, 10 स्टोरी बिल्डिंग है, तो फिर उसका हाइट अगर हमें निकालना हो तो हमें बिल्डिंग के ऊपर चढ़ करके उसके बाद वहाँ से नीचे तक उसका हाइट निकालना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा ये मुश्किल तरीका है, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के यूज़ से हम बिल्डिंग में चढ़े बगैर हम उसका हाइट इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे यहाँ पे आप जब देखेंगे आगे चैप्टर में तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस भी ऐसा बहुत सारे डिस्टेंस है जो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैंने बताया भी था जब मैंने चैप्टर नंबर 23 स्टार्ट किया था, ये ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन मैंने बताया था वहाँ, जिससे मैंने बताया था कि एक दरिया है, एक नदी है, रिवर है, तो नदी के इस पार से उस पार, ठीक है, क्या उसका चौड़ाई क्या है, उसका विड्थ क्या है नदी का, ये निकाल हम कैसे सकते हैं। जब तक नदी के इस तरफ एक आदमी होगा, एक आदमी उस तरफ होगा, बीच में कोई टेप ले लेंगे, कोई इस तरह नापने का कोई चीज़ लेंगे, तब ना हम जान सकेंगे कि नदी यहाँ से यहाँ तक कितना चौड़ा है। लेकिन बगैर उस तरह किए भी हम ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से हम नदी का विड्थ या चौड़ाई हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हाइट में और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मैंने बिल्डिंग का बताया, इस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पानी का टैंक है, टंकी जो इस तरह से, इसका भी हम हाइट ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं। इसी तरह कोई बहुत बड़ा टावर है, टावर का भी हम हाइट निकाल सकते हैं। कोई पिलर है, उसका भी हम हाइट निकाल सकते हैं। कुतुब मीनार जिस तरह, उसका भी हाइट हम ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से निकाल सकते हैं। इसी तरह कोई बड़ा लाइट पोस्ट है ना, लाइट का बहुत बड़ा खंबा है, तो उसका भी हम हाइट ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है, एप्लीकेशन क्या, प्रयोग क्या है, उसी के ऊपर ये बेस है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे जो बेसिक चीज़ जानना पड़ेगा वह यहाँ पे हमें दो एंगल या दो कोण के बारे में पहले जानना पड़ेगा। ठीक है, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, और दूसरा होता है एंगल ऑफ डेप्रेशन या अवनति कोण। पहले इनके बारे में हम जान लें। तो स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या चीज़ होता है, इसको एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ओके, बिल्डिंग है, और ये ग्राउंड है, ये ज़मीन है जिसको हम बेस मान रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये ग्राउंड है, ज़मीन है, और मान लीजिए ये जो पॉइंट है यहाँ पर मान लीजिए मैं खड़ा हूँ या आप खड़े हैं यहाँ पर, तो जो भी यहाँ पे आदमी होगा, कोई भी पर्सन होगा, आदमी होगा, तो वहाँ पे आदमी का यहाँ पे उसको हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, कोई भी आदमी होगा तो आदमी का तो एक हाइट होगा, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। वहाँ पे कोई भी एक आदमी का हाइट को हम लोग यहाँ पे नहीं मानते, उसको जस्ट हम लोग एक पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट पे आप खड़े हो या हम खड़े हैं, ठीक है, और ये बिल्डिंग का सबसे टॉप है। तो अगर हम यहाँ से बिल्डिंग के टॉप के तरफ इस तरह देखें, जिस तरह ये एरो का निशान है, इस तरह अगर हम यहाँ पे टॉप पे देखते हैं, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं, तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं, जो डॉट डॉट लाइन मैंने बनाया, ये लाइन कहाँ पे, ये लाइन हवा में है, ठीक है, एयर में। ये लाइन कोई ओरिजिनल लाइन नहीं है, ये मतलब इमेजिनरी है, मन में सोचा हुआ लाइन है। ठीक है, एक लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, यानी देखने का लाइन। ठीक है, दृष्टि रेखा हिंदी में बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, ये देखने का लाइन है। तो जब हम इस तरह से देखेंगे इसके टॉप में, तो फिर हमारे जो यहाँ पर हमें ये ग्राउंड के साथ हमारे यहाँ पर एक एंगल बनेगा, एक एंगल बनेगा। तो मान लीजिए इसका नाम हमने थीटा दिया, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ग्राउंड के साथ, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल यानी इस तरह जो ग्राउंड का लाइन है सीधा, ये ग्राउंड के लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ
और ये लाइन ऑफ साइट, ये जो हम देख रहे हैं ये लाइन, दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है इसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, या उन्नयन कोण बोलते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखा है, व्हेन एन ऑब्जर्वर, जब एक देखने वाला, स्टैंडिंग ऑन बेस, यहाँ पे बेस पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, द पॉइंट व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, और जिस पॉइंट को देख रहा है यानी ये पॉइंट वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है, ठीक है, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट, ये जो लाइन ऑफ साइट है, दृष्टि रेखा या जिस लाइन पे हम देख रहे हैं, ठीक है, हवा में, ये लाइन ऑफ एन ऑब्जर्वर का लाइन विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ये लाइन और ये लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या है, CAB, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इसका नाम दे दिया हमने थीटा। ओके, अच्छा यहाँ पे एक नोट भी याद रख लीजिए, इन द एंगल ऑफ एलिवेशन हेड ऑफ एन ऑब्जर्वर राइजेस अपवर्ड्स। जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन में होगा ना, तो जो देखने वाला होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ ही देखेगा। जब ऊपर की तरफ वो देखेगा हमेशा, उसका जो सर है वो हमेशा अपवर्ड होगा, तभी जाकर वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा उसके सामने में। ओके, इसको याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एंगल ऑफ डेप्रेशन। एंगल ऑफ डेप्रेशन, एंगल ऑफ डेप्रेशन या अवनति कोण। तो ये क्या है, ये ठीक इसका उल्टा है, समझिए। उल्टा क्या है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के मान लीजिए हम यहाँ टॉप पे चढ़ गए, सी पॉइंट पे यहाँ पे हम टॉप पे चढ़ गए, ठीक है, ये ग्राउंड है नीचे, और मान लीजिए ये टॉप पे चढ़ के हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एरो दिख रहा है, इस तरह हम नीचे में, यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड खड़ा है, कोई भी हो, यहाँ पे कोई चीज़ हो, हम ऊपर से नीचे की तरफ अगर देख रहे हैं, टॉप से नीचे की तरफ इस तरह देख रहे हैं, तो फिर हमारे यहाँ पर जो, अगर हम यहाँ पे सोचें कि यहाँ पे एक लाइन है, इस तरह से सीधा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, सीधा लाइन है, ये लाइन बिल्कुल यहाँ पे ये हवा में होगा, ठीक है, एयर में होगा। तो इस तरह अगर हम मन में सोच लेते हैं यहाँ पे एक लाइन है, सीधा लाइन है, जो जहाँ पे हम खड़े वहाँ से सीधा लाइन है, तो फिर यहाँ पर हवा में ही ये लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट ये देख रहे हैं हम, और ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन हवा में, ये दोनों हवा में है, ठीक है, ये भी एयर में है, ये भी एयर में है। तो फिर यहाँ पे के कौन यहाँ एंगल बनेगा एक, ठीक है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेप्रेशन। एंगल ऑफ डेप्रेशन या अवनति कोण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। व्हेन द ऑब्जर्वर इज लुकिंग डाउन, जब हम नीचे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, टू एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को, द एंगल सो फॉर्म्ड, इस तरह से जो एंगल बनता है, बाय हिज लाइन ऑफ साइट, ये लाइन विद द हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के हेल्प से जो यहाँ एंगल बन रहा है इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेप्रेशन, उसको एंगल ऑफ डेप्रेशन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ एंगल ऑफ डेप्रेशन कौन सा है, मान लीजिए इस लाइन का नाम हम DC दे रहे हैं, तो DCA, यहाँ C पॉइंट पे एंगल बन रहा है, ठीक है, DCA, और यहाँ पे हम खड़े, ऑब्जर्वर जो देखने वाला है यहाँ पे, तो DC हो गया एंगल ऑफ डेप्रेशन। अच्छा, इसमें क्या है उसका ठीक उल्टा, वहाँ नीचे से ऊपर की तरफ देखते थे, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा, इन द एंगल ऑफ डेप्रेशन हेड ऑफ एन ऑब्जर्वर इज लोअर्ड टू लुक एट द पॉइंट बीइंग व्यूड, जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं उसको देखने के लिए ऑब्जर्वर का जो हेड होता है, सर होता है, वो नीचे की तरफ देखता है, ठीक है, नीचे की तरफ झुका होता है, यानी नीचे की तरफ देखना पड़ता है। तो ये समझ में आ गया एंगल ऑफ डेप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब होता है ना उठान, यानी उसमें क्या है ना, हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन में, उन्नयन कोण में। और एंगल ऑफ डेप्रेशन, डेप्रेशन में होता है झुकाव नीचे की तरफ। तो डेप्रेशन में हमेशा क्या होगा, जहाँ भी हम रहे वहाँ से नीचे की तरफ देखेंगे, ये इसका आपको समझना है। अच्छा, मान लीजिए एक ही बिल्डिंग है, इसी तरह से अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर हम यहाँ पे खड़े होते ऊपर में और नीचे देखते तो यहाँ पर बनता है एंगल ऑफ डेप्रेशन। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों जो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डेप्रेशन, ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा, बराबर होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डेप्रेशन। क्यों इक्वल होगा, अब देख रहे हैं यहाँ पे अगर इस तरह देखेंगे तो यहाँ जेड की तरह बन रहा है, जेड की तरह बन रहा है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, समानांतर है। तो ये थीटा अगर यहाँ बनेगा तो यहाँ भी थीटा बनेगा। ये दोनों को हम लोग क्या एंगल बोलते हैं पता है,
ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं एकांतर कोण, जेड की तरह जब बनता है। और ये दोनों एंगल क्या होता है हमें पता है, ये दोनों बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो जब एंगल ऑफ मान लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ है और अगर यहाँ पे अगर एंगल ऑफ डेप्रेशन का ज़रूरत है हमें, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन में मान लीजिए एंगल ऑफ डेप्रेशन यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ का एंगल हमको हमें चाहिए कितना होगा, तो बिल्कुल ही इक्वल होगा दोनों। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, दोनों ऑल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण होता है। ठीक है, तो यही जस्ट इसका बेसिक था। अब हम डायरेक्ट चले आएंगे एक्सरसाइज पे। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 25 है, पेज नंबर 326, पेज नंबर 326। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए कोकोनट ट्री फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। कहा जा रहा है कि ग्राउंड यानी ज़मीन में एक कोकोनट ट्री है, नारियल का पेड़ है। ठीक है, और उसका जो टॉप है, नारियल के पेड़ का जो टॉप है, सबसे ऊंचा वाला, सबसे ऊपर वाला जो उसका पोर्शन हिस्सा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन में किसी पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। ओके, एंड द पॉइंट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, और जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जा रहा है वो पॉइंट उस ट्री या पेड़ के फुट से, यानी उस पेड़ के जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ से वो पॉइंट जहाँ से हम एंगल देख रहे हैं वो पॉइंट 20 मीटर दूरी पर है, 20 मीटर दूरी पर है। ठीक है, लेट अस फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो फिर ट्री या पेड़ का ऊंचाई कितना होगा ये हमें पता करना है। देखिए यहाँ पे पेड़ पर चढ़े बगैर ही हमें उसका ऊंचाई मालूम करना पड़ेगा। सिर्फ हमारे पास दो चीज़ दिया हुआ है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है और एक दिया हुआ है कि जिस पॉइंट से हम एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं वो पॉइंट पेड़ के नीचे से 20 मीटर दूरी पर है। ओके, तो स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले यहाँ पे हमें हमेशा एक नक्शा बनाना पड़ेगा, एक चित्र बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से, उसके अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया नारियल का एक पेड़ है, तो हमें नारियल का पेड़ को इस तरह से एक लंबा, इस तरह से एक लाइन के हिसाब से बना लेना पड़ेगा। ये मान लीजिए जो ए बी है ये नारियल का पेड़ है, लेट ए बी बी द कोकोनट ट्री। ठीक है, एन सी बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ये ग्राउंड है। ठीक है, तो ये नारियल के पेड़ का ये नीचे वाला फुट हो गया। ठीक है, बी यहाँ पे फुट हो गया नीचे। अब यहाँ जो फुट है ये हो जाएगा ग्राउंड, तो ग्राउंड में वो जो पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे वो मान लीजिए वो पॉइंट सी है। ठीक है, तो ये सी पॉइंट जो है ये फुट से कितना दूरी पर है, ये 20 मीटर का दूरी पर है। और कहा जा रहा है इस पॉइंट से जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे, किसका, टॉप का, हमेशा याद रखना है एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है। तो यहाँ सी से जब हम इसके टॉप की तरफ देखेंगे यहाँ पर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे यहाँ पर बनेगा सी पर, क्योंकि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 60 डिग्री। ओके, अब हमसे पूछा है कि ट्री का हाइट कितना है, यानी ए बी, ये ट्री का हाइट है, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हम थोड़ा सा लिख लेंगे, इस तरह हमेशा लिख लेना पड़ेगा जो मेन इन्फॉर्मेशन है। और साथ में ये भी लिख लेते हैं हम लोग कि बी सी जो है, बी सी ये 20 मीटर हो गया, और ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री है। तो इसको भी लिख लेंगे हम लोग ए सी बी, एंगल ए सी बी ये 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन है क्या लिखना नहीं, समझ में आ गया तो ठीक। अब देखिए ये जब भी होगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज हमेशा बनेगा। और फिर यहाँ से हम ए बी निकाल लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल ये समकोण त्रिभुज में। देखिए इसमें कई लोग अलग अलग तरीक़ा से बनाते हैं। मैं जो तरीका यहाँ पे यूज़ करता हूँ वो ये है कि सबसे पहले हमें क्या चीज़ निकालना है वो हम पहले देखेंगे। हमें निकालना ए बी यानी हाइट ऑफ द ट्री का हाइट क्या है। तो ए बी को हम सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे ए बी। ठीक है, और ए बी के साथ कौन सा हाइट ये दिया हुआ, जिसका डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी सी, है ना, बी सी, इसको नीचे लिखेंगे हमेशा। इस तरह से मेरा बनाने का तरीका है। तो अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे ये जो एंगल है एलिवेशन ये थीटा है, तो थीटा के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर या लंब होगा। तो ए बी जो है ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर पी। ठीक है,
पी, और इसके थीटा 60 डिग्री के हिसाब से ये वाला जो बी है, बी सी जो हमने लिखा नीचे में, ये क्या है, ये इसके हिसाब से बेस है, तो ये हो जाएगा बेस, तो पी बटा बी हो जाएगा। पी बटा बी क्या होता है, पी बटा बी होता है हमारा टेन थीटा होता है ना, तो ये हो जाएगा 10, और थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये मेरा तरीका है, कई लोग दूसरा तरीका भी यूज़ करते हैं। और अब हम करेंगे क्या, ए बी लिखेंगे क्योंकि ये हमें निकालना है। बी सी मतलब क्या दिया हुआ है 20, तो यहाँ पे 20 पुट कर लेंगे, इक्वल टू, अब पी बटा बी की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने लिखा था कि ये क्या होगा, ये 10 होगा, कोट होगा, क्या होगा, उसके लिए इसको लिखना पड़ता है, ठीक है। अब 1060, अब 1060 का वैल्यू हमें पता है, 1060 कितना होता है, 1060 होता है √3, तो ये हो जाएगा √3। और अब यहाँ से हम ए बी ईजिली निकाल सकते हैं, ए बी इक्वल टू क्या होगा 20, यहाँ √3 से इंटू हो जाएगा, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 20√3, ठीक है। और ये मीटर में था तो ये भी हो जाएगा मीटर, तो ए बी कितना गया 20√3 मीटर, यानी जो ट्री का हाइट है कोकोनट ट्री का वो हो गया 20√3 मीटर। तो इसको हम चाहे तो एक लाइन में लिख सकते हैं इस तरह से, देयरफॉर हाइट ऑफ कोकोनट ट्री, हाइट ऑफ द कोकोनट ट्री इक्वल टू 20√3 मीटर, ये हो गया हमारा आंसर। अब देख सकते हैं कितना इजी तरीका से जस्ट एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा के हेल्प से हम यहाँ पे एक ट्री का हाइट हम बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक मज़े की बात है कि हम गाछ पे या ट्री पे या दरख्त पे चढ़े बगैर ही, पेड़ पे चढ़े बगैर ही हम इसका हाइट निकाल ले रहे, हमें क्या, जस्ट हम ग्राउंड पे जो है कहाँ पे खड़े हैं वहाँ से इसके फुट का ये जो डिस्टेंस है ये हम तो टेप से किसी तरह से हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजीली है, क्योंकि ये नीचे में नापना है। और ये एंगल, ये एक डिवाइस मिलता है उसको इंक्लिनोमीटर बोलते हैं, उसके थ्रू वो हम लोग जो है चांदा या प्रोटेक्टर जो होता है उसके हेल्प से भी हम लोग उसको बना सकते हैं। आप उसका देख सकते हैं यूट्यूब में वीडियो, उसके हेल्प से ही हम ये 60 डिग्री बिल्कुल ईजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। बस इन दोनों के हेल्प से हम इसका हाइट निकाल सकते हैं ईजीली, बहुत आसान तरीका है। तो ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री का असल रियल लाइफ में यूज़, कि किस तरह से हम बड़े बड़े चीज़ों का हाइट जो है बगैर उसके ईजी तरीका से हम निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर इज़ 9 मीटर्स व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज़ 30 डिग्री। काजर एक टावर है और टावर का जो शेडो या उसका जो साया है, ठीक है, ज़मीन पे जो उसका साया पड़ता है, तो वो साया का जो लंबाई है वो 9 मीटर है, ठीक है, जब सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री है, ठीक है। इसको जब मैं नक्शा से अभी दिखा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों ऐसा बोला जा रहा है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर का हाइट क्या है हमें पता करना है। तो स्टूडेंट मान लीजिए कि ये ए बी ये टावर है, ठीक है, टावर है, और यहाँ पे सूरज है। मान लीजिए सूरज को यहाँ से मैं दूर पे है सूरज, लेकिन मैं समझाने के लिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये मान लीजिए सूरज है, तो सूरज का जब यहाँ पे रोशनी इस पे पड़ेगा टावर पे, तो फिर इस टावर का साया कहाँ पे पड़ेगा, ज़मीन पे पड़ेगा, ज़मीन पे पड़ेगा, तो ठीक है। तो जहाँ पे इसका साया यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक साया ख़त्म हो जा रहा है, तो यहाँ से अगर हम कोई देखते हैं इस टावर का टॉप में देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पे क्या होगा, टॉप पे देखना मतलब इसको हम आगे सूरज को ही देख रहे समझ लीजिए। तो उस हिसाब से जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है ये सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, तो ये 30 डिग्री है, ओके, ये 30 डिग्री है। तो अब कहा जा रहा है, और ये जो साया है, साया कौन सा होगा, अगर ए बी ये टावर है तो इसका साया कहाँ से होता है, यहाँ फुट से, उसका जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ से लेके ये साया जितना दूर जाएगा ज़मीन पे जहाँ पे ख़त्म हो। तो मान लीजिए ये बी सी ये सूरज का साया है, ये सॉरी टावर का ये साया है, ठीक है, शेडो है। तो ये शेडो जो है, ये शेडो का लंबाई दिया हुआ 9 मीटर, कितना दिया हुआ है, 9 मीटर दिया है। और अब हम टावर का हमें हाइट पता करना है, तो टावर का हाइट पीछे जस्ट जैसा हमने इससे पहले बना उसी तरह से बनाएंगे। लेट ए बी बी द टावर एंड बी सी बी द शेडो ऑफ द टावर, ठीक है। एक बार हम लिख लेंगे, बी सी कितना है, बी सी है 9 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन है ए सी बी, ए सी बी ये 30 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन,
तो अब हम निकालेंगे क्या, हम ए बी हमें पता करना है, तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, लिखें इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी हमें पता करना है, ए बी को ऊपर लिखें, और कौन सा दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, बी सी को नीचे लिखें। तो ए 30 के हिसाब से ए बी ये पी होगा, परपेंडिकुलर होगा, और बी सी ये बेस होगा। तो पी बटा बी यानी 10 आ गया, तो 10 थीटा या थीटा क्या 30, 10 30। तो और ए बी बाई बी सी 9 होगा, और 10 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। तो यहाँ जस्ट इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 9 यहाँ पे 1 से इंटू हो जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना होगा 9/√3, 9 इंटू 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, नीचे में जब भी सड होता है, करनी होता है, तो फिर हम इसको रेशनलाइज करते हैं, तो इसको √3 से इंटू करेंगे ऊपर और नीचे में। तो ये हो जाएगा 9√3 ऊपर में, और नीचे √3 इंटू √3 3 होगा, तो 3 से इसको काट देंगे, 3 3 9, तो ये आ गया 3√3 मीटर। ये हो गया टावर का हाइट। ठीक है, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर हो जाएगा 3√3 मीटर। ये हो गया आंसर। और एक लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे इस वीडियो में, नंबर 3। ए काइट इज़ फ्लाइंग विथ ए थ्रेड ऑफ 150 मीटर्स लेंथ फ्रॉम ए फील्ड। एक मैदान में कोई भी एक आदमी एक काइट या एक पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, और जो पतंग है, काइट है, उसका जो धागा है, थ्रेड है, उसका धागा का लंबाई है 150 मीटर। इफ़ द थ्रेड ऑफ काइट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल लाइन, और जो काइट या पतंग का जो धागा है वो जो हॉरिजेंटल लाइन है नीचे यानी ग्राउंड, हॉरिजेंटल लाइन यानी ग्राउंड ज़मीन हो जाएगा। ठीक है, ज़मीन के साथ वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से काइट का हाइट कितना है, यानी जो पतंग है या काइट है वो ज़मीन पे कितने हाइट पे वो उड़ रहा है हवा में। ठीक है, वो हाइट हमें पता करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जो काइट या पतंग है उसका जो धागा, ये मान लीजिए ये धागा है, ठीक है ना, और यहाँ पर मान लीजिए जो उसको उड़ा रहा है वो पॉइंट सी पर है, ये ज़मीन है, ग्राउंड है, नीचे वाला ये ग्राउंड है। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है इसका ये जो धागा है, ये धागा 150 मीटर लंबा है, और ये धागा जो है ये हॉरिजेंटल लाइन यानी ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए काइट का जो धागा होता है ना, धागा या सूता या जो भी कह लें, तो वो आमतौर पे क्या होता है, वो टेढ़ा होता है। धागा तो और इस तरह एकदम बिल्कुल सीधा नहीं होता है, वो तो आप देखेंगे जब उड़ाएंगे तो वो इस तरह से टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल ये समझाने के लिए बोला जा रहा है कि जब वो काइट मान लीजिए बहुत ज़्यादा हवा चलती है तो वो धागा सीधा भी हो जाएगा, तो उस हिसाब से मान लीजिए इसको सीधा मान लिया जाता है, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में इस तरह से इसको मान लिया जाता है। थोड़ा सा टेढ़ा है तो उसको सीधा मान लिया जाता है, और बोला जा रहा है कि वो 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, इसलिए धागा को यहाँ पे हम लोग आमतौर पे इसको सीधा ही मानेंगे। ठीक है, और अब कहा जा रहा है ये मान लीजिए काइट है यहाँ पर, तो ये ग्राउंड से कितने हाइट पर है, तो हाइट ये होगा, यहाँ पर मान लीजिए ग्राउंड है का नीचे, इसका नीचे का पोर्शन है ग्राउंड, तो यहाँ से इसका ये हाइट हुआ, ये हाइट हमें पता करना है, यानी ए बी हमें पता करना है। ठीक है, और ये 60 डिग्री है, और ये ए सी क्या चीज़ है, ये ए सी हो गया थ्रेड का लंबाई, जो धागा है उसका लंबाई सूता का। तो यहाँ पे हम वो चीज़ लिख लेते हैं, लेट ए बी द पोजिशन ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। ज़मीन से ए पोजिशन पर ए जो है वो काइट या पतंग का पोजीशन है ज़मीन हाई ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, ज़मीन से ऊपर में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए सी क्या चीज़ है, इसको लिख ले एक बार। ए सी क्या है, लेंथ ऑफ थ्रेड, लेंथ ऑफ थ्रेड धागे की लंबाई, ये कितना हो गया, ये 150 मीटर हो गया। और ये एंगल जस्ट लिख ले ए सी बी, एंगल ए सी बी ये हो गया 60 डिग्री। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल
ABC राइट एंगल ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज में हमें क्या निकालना है, हमें AB निकालना है। AB को ऊपर लिखें और कौन सा हाइट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ AC दिया हुआ, तो AC को नीचे लिखेंगे। अब ये थीटा के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो AB हम निकाल रहे तो AB हो जाएगा परपेंडिकुलर या लंब, और AC क्या है, AC सबसे बड़ा वाला साइड है, सबसे बड़ा भुजा है, ये हो जा रहा है हाइपोटेनस या विकर्ण, तो ये हो रहा H, ठीक है ना। तो P/H क्या होता है, P/H होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन और थीटा मतलब 60। इस तरह से बनाएंगे और AB लिखेंगे बटा AC का वैल्यू दिया हुआ है 150 लिखेंगे और ये लिखेंगे, इसको हटा देंगे। साइन 60 मतलब कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। अब AB निकालेंगे तो 150 को यहाँ से हटाएंगे, 150 यहाँ पे डिवाइड है तो इधर इस तरफ आएगा, तो 150 इंटू हो जाएगा √3 के साथ, तो AB इक्वल टू हो जाएगा 150 इंटू √3/2। 2 से 150 को काट दे, 2 7 14, 2 5 10 होगा, 75 आएगा, तो AB इक्वल टू हो गया 75√3 मीटर, यानी काइट का जो हाइट है वो 75√3 मीटर है, 75√3 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द काइट, पतंग का हाइट ऑफ द काइट कितना है, 75√3 मीटर। ये हो गया आंसर। ओके, तो स्टूडेंट यहीं तक मैं स्टॉप कर रहा हूँ जो मैंने अभी सॉल्व किया, और जो भी मैंने बेसिक बताया इसका PDF फाइल में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 से बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।